चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ईबीसीएल के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर 2015 टू 2020, है ना। तो एक बार चैप्टर का नाम लीजिए जोर से, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। चलिए जरा जोर जोर से बताओ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर का मतलब क्या है वो समझो। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो याद रखिए, आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। अच्छा, एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो यहां से पैसा जाता है या पैसा आता है? और जो आता है वो सिर्फ पैसा होता है या फॉरेन करेंसी होता है? और जो फॉरेन करेंसी होता है क्या वो पैसे में भी ज्यादा वैल्यूएबल पैसा है, जिससे हमारी कंट्री मजबूत होती है? जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास होगा उतना हम डेवलप्ड माने जाएंगे, स्ट्रांग कंट्री माने जाएंगे, उतना हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, उतना हम इंटरनेशनल बिजनेस कर पाएंगे। ये सब बचपन में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि फॉरेन करेंसी हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो याद रखिए, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब सरकार की एक पॉलिसी रिगार्डिंग व्हाट, फॉरेन ट्रेड। तो बताइए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मींस व्हाट, अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग व्हाट, फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड में ज्यादा इनका दिमाग किधर रहेगा, इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे? एक्सपोर्ट पे रहेगा। इंपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, है ना, यही ना। तो पॉलिसी के अंदर अभी मैं इस पॉलिसी को पढ़ाऊंगा कि सरकार की 2015 से भी, आप जानते हैं, पंचवर्षीय योजना बनता है, 5 ईयर प्लान। क्या बनता है? 5 ईयर प्लान। तो 15 टू 20 वाला प्लान है। 15 टू 20 वाले प्लान में क्या सरकार का फॉरेन ट्रेड को लेके पॉलिसी है वो हमें पढ़ना है। और उसी पॉलिसी के अंदर वो लोग क्या देते होंगे, फॉरेन ट्रेड से जुड़ा हुआ प्रोसीजर। तो जल्दी बताइए, कोई तुमसे बोल लेंगे व्हाट इज एफटीपी, लोग शॉर्ट फॉर्म में एफटीपी बोलते हैं। एफटीपी का मतलब सर गवर्नमेंट की पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। और वो हर 5 साल पे क्या होता है, रिव्यू होता है, और हर 5 साल पे नया नया बनता है। बाकी फॉरेन ट्रेड से जुड़ा हुआ प्रोसीजर भी कहां दिया रहता है, एफटीपी के अंदर ही दिया रहता है। क्यों? जैसा पॉलिसी वैसा प्रोसीजर, पॉलिसी चेंज प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। अब बोलोगे कि सर ये 15 से 20 वाले का तो टाइम अब निकल गया, तो अभी क्यों है? तो ये कोरोना के वजह से सरकार ने इसको 1 साल एक्सटेंड किया हुआ अभी, है ना। ऐसे अभी तक नई पॉलिसी आ जानी चाहिए थी, इसलिए मैं ये फिर से पढ़ा रहा हूं कि अभी इसको नए आने में अभी 1-1.5 साल है अब, क्योंकि 1 साल के लिए एक्सटेंशन हो गया। इसका क्या हो गया है, एक्सटेंशन हो गया है। तो अभी नया वाला आया नहीं है। जो नया वाला आएगा वो होगा 2021 से 2026, 2021 से 2026। तो तुम लोग उस पर नजर डालते रहना कि वो आया कि नहीं आया, लेकिन अभी वो आया नहीं है। इसी को 1-1.5 साल आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीच में 1-1.5 साल खराब गया है। तो वो जो 5 ईयर प्लान में 1-1.5 साल को तो काउंट करोगे नहीं तुम, तो इसलिए सारी पॉलिसी को क्या किया जा रहा है, 1-1 साल 1.5 साल, जो भी 5 ईयर प्लान वाले हैं उन सबको ज्यादातर बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड। इसलिए ये पुराना वाला ही हम पढ़ रहे हैं, नया वाला अभी आने में उसको अभी टाइम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं अब लाइन बाय लाइन, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ, ये जो इंडिया का एफटीपी है ये कितने साल के लिए बनता है? एक बार में टिक लगाते हैं ना, थ्योरेटिकल है। अच्छा, हर 5 साल में बनता है, पर रिव्यू तो हर साल होता होगा कि हम अपने पॉलिसी को कितना अचीव किए। अगर अचीव धीरे चल रहे हैं, अचीवमेंट धीरे है, तो अगले साल में थोड़ा स्पीड अप किया जाएगा, है ना। उसके बाद क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक फ्रेमवर्क देता है जिसके अंदर रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनते हैं रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फॉरेन ट्रेड का तो मतलब 2 ही चीज होता है ना, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। अरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बोलते हैं ना फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इनका बस यही कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताएंगे, यही इंसेंटिव्स देंगे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए? आप जानते हैं ना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, वेरियस
इंसेंटिव्स, जिसको लालच में लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट पर लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अपना तो भला करेंगे, देश का भी भला करेंगे, ये ना। चलिए जी, 2015-2020 2015-2020 के एफटीपी का क्या ऑब्जेक्टिव है, टिक लगाते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या सबसे पहले ये एक स्टेबल एंड सस्टेनेबल पॉलिसी एनवायरमेंट देंगे फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड किस चीज में होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। मर्चेंडाइज को क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स को ही मर्चेंडाइज बोलते हैं। तो मर्चेंडाइज के सामने लिख लो तो गुड्स, नहीं तो बाद में ये मत समझना है कोई नया गाली लग रहा है ना। तो मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स। गांव में जाके मर्चेंडाइज बोल दो तो गाली समझेगा, वो मारेगा पीटेगा भी तुमको। जैसे वहां गुड्स बोलना, क्या बोलना? गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट देना जिससे कि काफी ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हो इन गुड्स एंड सर्विसेज। अगला, अच्छा एक बात बताइए, जब से ये नई सरकार आई है इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए हैं, तो उसी में से एक इनिशिएटिव जो है वो है डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, मेक इन इंडिया। क्या इन सबों को आपस में लिंक करना? बोलो, अब ये सब आपस में लिंक हो जाएंगे तो हर चीज का फायदा एक्सपोर्ट को मिलेगा, जैसे एक्सपोर्ट का बढ़िया ग्रोथ होगा। आगे, एक तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करना। अच्छा, डाइवर्सिफाई करने का मतलब नए नए चीजों को भी जोड़ना। अभी तक भारत के बारे में ये कहा जाता है कि भारत स्पाइसेस मतलब मसाले, मसालों का एक्सपोर्ट करता है, पर सिर्फ मसालों का एक्सपोर्ट कर करके आप वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बनना चाहोगे तो सो होने वाला नहीं है। और भी चीजों को आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो और नई नई चीजें, ये लिख लिया तुमने, इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि नई नई चीजों को एक्सपोर्ट में लाना। उसके बाद, क्या आपको इंडिया का ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट हो? क्या हो? ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट हो। इसके लिए अपने मार्केट को क्या करना? एक्सपेंड करना, है ना। उसके बाद इंडियन प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़वाना, जैसे कि लोग इंडियन चीजों को खरीदें। और सबसे अच्छी बात ये जो मेक इन इंडिया है, उस मेक इन इंडिया पे भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि बाहर के लोग आके यहां बनाएं, तो भी तो फॉरेन एक्सचेंज आ ही जाएगा। नहीं समझ में आया? बाहर के लोग अगर यहां आके बनाएंगे, क्योंकि यार चीप लेबर है ना, तो उस केस में क्या होगा? यहां पर वो आएंगे तो यहां पैसा खर्च करेंगे, वो अपने करेंसी में पैसा खर्च करेंगे, तो हमें फायदा तो होगा ही। उसके बाद इंपोर्ट को खत्म करना, ये कभी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि कोई भी कंट्री दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके पास सारे रिसोर्सेस है। तो इंपोर्ट तो चलता ही है, हाँ, पर इंपोर्ट को रैशनलाइज करना। रैशनलाइज मतलब जितना जरूरत है उतना ही इंपोर्ट करें, एक्सेसिव इंपोर्ट ना करें, ठीक है। और लेकिन एक्सपोर्ट को क्या करना? बढ़ावा देना। और एक और ऑब्जेक्टिव होता है, तुम लोग बचपन में पढ़े हो इकोनॉमिक्स में, कि जो ट्रेड इंबैलेंस है, क्या बोलते हैं उसको? ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं ना, उसको क्या करना? खत्म करना। चलिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जल्दी बताओ, मेन टारगेट क्या है? कोई टिक तो लगा ही नहीं रहा, मैं देख रहा हूं। एक्सेलरेटिंग एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, स्पीड अप करना। क्या करना? स्पीड अप करना। अच्छा, ये कैसे स्पीड अप होगा? उसके लिए सरकार बहुत सारी क्या लाती है? स्कीम्स, जिसके अंदर वो क्या करते हैं? पहले तो स्कीम पर टिक लगाओ बस। स्कीम्स लाते हैं, स्कीम्स में क्या करते हैं? या तो वो एग्जेम्प्ट ही कर देते हैं, या तो वो क्या करते हैं? जल्दी बताओ। या तो वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, या बहुत बार वो रेमिट कर देते हैं। रेमिट का मतलब वापस कर देते हैं, आपको पैसा वापस कर देते हैं। क्या भाई? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपने यूज किया है एज एन इनपुट, उन चीजों में जो चीजें क्या होने वाली हैं? एक्सपोर्ट। तुम लोग कस्टम पढ़ते हो, याद है कि एक्सपोर्ट करने वाले, जीएसटी में भी था कि जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें भारत का जो रॉ मटेरियल लगा उस पर जो जीएसटी दे दिया तुमने, वो जीएसटी वापस हो जाता है। हाँ, या तो नहीं, या तो वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, जीरो रेटेड जो बोल रही हो, या तो वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, या वो क्या करते हैं? ले लिए तो वो वापस कर देते हैं। याद है तुम लोग को? ये भी मालूम चला होगा कि बहुत बार एयरपोर्ट पे भी पैसा वापस होता है। जीएसटी में पढ़ाया है मैंने तुम लोग को, है ना। वहां पे भी क्या होता है? एग्जैक्टली वापस हो जाता है, एयरपोर्ट पे भी वापस हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या इन सब चीजों से बढ़ावा मिलेगा एक्सपोर्ट को? तो देखो, दो फायदे यहां पे। या तो एक तो एक्सपोर्ट पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे,
तो ये हो गया। दूसरा, एक्सपोर्ट करने वाली चीजों में जो रॉ मटेरियल लगा, तो रॉ मटेरियल तो भारत का लगा होगा, अब भारत से खरीदते वक्त जीएसटी पे कर दिए होंगे, वो जीएसटी क्या हो जाएगा, वापस। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो आईडीटी है, आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, उसका आपको बहुत फायदा पहुंचाया जाएगा। और भी फायदा है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं कैपिटल गुड्स, उसके ऊपर क्या लगा दिया, कंसेशनल ड्यूटी। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब वो जो गुड्स आएंगी और आएंगी यहां पे, उसका हम इस्तेमाल करके और यहीं से उसको फिर बना के एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे तुमने सुना होगा कि जो वैक्सीन बन रही है भारत में, उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल भारत के बाहर से आते हैं, और भारत के बाहर से आते हैं, यहां वैक्सीन बनता है और फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है ना। उसके बाद सर्विस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना, ये बहुत जरूरी है। आप सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट पे ध्यान लगाओ रखोगे तो आज का दुनिया ना एक्सपोर्ट सर्विस का भी हो गया। आजकल सर्विस इंडस्ट्री भी काफी बड़ी हो गई है, तो सिर्फ सोचोगे कि गुड्स पे ही डिपेंड रहे तो सो होने वाला नहीं है। थोड़ा सर्विस एक्सपोर्ट को भी बढ़ाइए। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मार्केट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए जहां ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जब भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनता है तो ये कौन लॉ के अंदर बनता है? मतलब कौन लॉ के अंदर बनने का मतलब, जैसे सुनो, जैसे कभी भी अगर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी बनाया गया तो फेमा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया तो आईडीआरए है। तो उसी तरीके से अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया गया तो कौन सा लॉ है? एफटीडीआरए। एफटीडीआरए फुल फॉर्म बोलो। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो इसका मतलब जब भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज होगा तो इस लॉ में अमेंडमेंट होगा। बोलो, सिर्फ पॉलिसी को पॉलिसी बोल के भारत में नहीं लगा सकते आप, पॉलिसी को लॉ का रूप देना पड़ेगा, और लॉ का रूप देने के लिए आपको कोई एक्ट तो चाहिए ना। समझ में आ गया? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट होता है? एफटीडीआरए फुल फॉर्म बोलो। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। और ये भारत में कब से लगाया है? ये मतलब ये एक्ट नहीं, ये पॉलिसी जो हम पढ़ रहे हैं 15-20 वाला, 15 से लगा होगा ना। 1 अप्रैल 15 से लगा, 20 तक इसको जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए, अब थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या कहता है। सबसे पहले तो इसके साथ बोल दिया कि जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो जनरली फ्री रहेंगे अनलेस रेगुलेटेड। अब अनलेस रेगुलेटेड बोल के तो बोल ही दिया। अब अनलेस रेगुलेटेड में याद रखना, एक्सपोर्ट को तो ये लोग ज्यादा तंग नहीं करते। किसको तंग नहीं करते ये लोग ज्यादा? एक्सपोर्ट को तंग नहीं करते। ये थोड़ा बहुत तंग करते हुए नजर आएंगे इंपोर्ट को। किसको? इंपोर्ट को थोड़ा बहुत तंग करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट को नहीं करते, एक्सपोर्ट को तो कुछ भी नहीं करते ये। चलो देखो अब, अरे यार ये छोटा सा है, परेशान करके रखा हुआ, मुझे पीछे जाता ही नहीं है। देखते रहो तुम लोग कैसे कर रहा हूं मैं, देखो। चलिए चलिए, अब टिक लगाते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमेशा फ्री रहेगा बशर्ते कि उसको रेगुलेट किया जा सकता है, और अनलेस रेगुलेटेड या एक्सेप्ट व्हेन रेगुलेटेड। अब ये रेगुलेट कैसे कैसे होता था, टिक लगाना, ये बहुत जरूरी है जो मैं कराने जा रहा हूं। बहुत जगह ये प्रोहिबिशन हो सकता है। प्रोहिबिशन का मतलब कि ये इंपोर्ट नहीं होगा, ये इंपोर्ट नहीं होगा, या ये एक्सपोर्ट नहीं होगा। बहुत बार रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, होगा पर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। बहुत बार ये कह देंगे कि चलो करो, लेकिन सिर्फ इनके थ्रू करो, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, मतलब सरकारी लोगों के थ्रू ही करो, अदरवाइज मत करो। और उसके बाद बस ये 3 यहां आया, एक और अभी दिखाता हूं तुम्हें। 3 आया ना अभी तक, एक और दिखाता हूं। बहुत बार किसी और लॉ में भी ये लोग रोक लगा देते हैं। मतलब हो सकता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में रोक ना लगाया हो, किसी और लॉ ने रोक लगा दिया हो। जैसे तुम लोग सुने होंगे, जैसे बहुत सारे लॉ हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे सुना है आपने, उससे जुड़े हुए लॉ भी होंगे भारत में। तो कहा नहीं नहीं भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कह दिया ताजमहल से जुड़ा हुआ या किसी चीज से जुड़ा हुआ कोई एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, उसका कोई सामान नहीं हो सकता, तो अदर लॉ में भी लगा दिया ना। तो बताओ 4 तरीके से इसको रेगुलेट किया जा सकता है। पहला बोलो, पहला तो बोल दिया प्रोहिबिशन, दूसरा, तीसरा बोल दिया कि सिर्फ सरकारी रूट से ही आप क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। उसको क्या नाम दिया गया जल्दी बताओ?
एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, और स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस कौन होंगे वो कहां बताया गया है? इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? ITCHS, है ना। और ये हार्मोनाइज सिस्टम वाला कस्टम में या GST में कहीं पढ़ाया मैंने, कस्टम में पढ़ाया ना। चलिए, तो और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी अदर एक्ट से भी उस पर रोक वोक रिस्ट्रिक्शन सब लगा दिया जाए। तो सब मिला के 4 तरीके से थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। चलिए, ये ITCHS क्या है भाई? ये सब पढ़ाया हुआ तुम लोग को खैर कस्टम में, लेकिन मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूं। ITCHS बेसिकली ये कोड है फॉर मर्चेंडाइज, मतलब गुड्स का कोड है जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना। तो गुड्स का नाम इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, गुड्स का क्या इंपॉर्टेंट हो गया? कोड। ठीक है, कोड की ग्रुपिंग इस तरीके से होती है, कुछ कोड 2 डिजिट वाला है, कुछ कोड 4 डिजिट वाला है, कुछ कोड 6 डिजिट वाला है, कुछ कोड 8 डिजिट वाला है। याद है कंपनी लॉ में भी सिन नंबर देते समय भी एक्टिविटी पता चलता है, इंडस्ट्री पता चलता है, कोड से याद होगा। जैसे 62 था तो एयर ट्रांसपोर्ट था, याद है। 16 था तो शायद टेक्सटाइल था, कुछ ऐसे ही सब था ना। तो ऐसे ही यहां पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो गुड्स होंगे उनको क्या दे दिया गया? अलग से कोड। कुछ डबल डिजिट वाले हैं, कुछ 4 डिजिट वाले, कुछ 6 डिजिट वाले, कुछ 8 डिजिट वाले। बाकी जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो 6 डिजिट वाला फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? वो 6 डिजिट वाला फॉलो करता है। पर इंडिया में हमारे यहां चलता है 8 डिजिट वाला। इंडिया में हमारा क्या चलता है? 8 डिजिट वाला चलता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो एक्ट है FT क्या था? FTDRA, है ना। इसके अंदर जो अथॉरिटी उसका क्या नाम है? DGFT, फुल फॉर्म बोलो। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताते रहते हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे। तो बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अब आ जाओ, सुन लो। अगर भारत में तुम्हें करना है क्या चीज? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो उसके लिए एक कोड का जरूरी होगा जिसको क्या बोलते हैं हम? IEC कोड। क्या बोलते हैं? IEC कोड। IEC कोड का फुल फॉर्म बोलो। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, है ना। IEC के बिना नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, जैसे भारत में अगर कंपनी चलाना है तो आपके पास सिन नंबर होना चाहिए, है ना। अगर GST है तो GSTIN होना चाहिए। तो उसी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो क्या होना चाहिए? IEC कोड होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, टिक लगाते जाना। ये अब मैंडेटरी है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया में करना चाहते हो तो। टिक लगा लिया। अब EIEC भी आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक IEC, मतलब अब ऑनलाइन भी आपको क्या मिल सकता है? IEC मिल सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे IEC अगर लेना है तो कैसे भी तुम्हें मिलेगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? जो रीजनल अथॉरिटी ऑफिस है DGFT का एक तो हेड ऑफिस होगा और हर रीजन में ऑफिस होगा। तो रीजनल ऑफिस में जाना है। कहां जाना है? रीजनल ऑफिस में जाना है और वहां लगाना है एप्लीकेशन। क्या लगाना है? एप्लीकेशन। आप मैनुअली लगाएंगे, मतलब 2 रूट है। अभी पहले मैं मैनुअली लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैनुअली लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन अब नए जमाने में अब इलेक्ट्रॉनिकली भी अलाउड हो चुका है। तो ये हो गया ऑल्टरनेटिवली मतलब आप मैनुअली नहीं करना चाहते हो तो यहां तक ये हो गया मैनुअल, यहां तक हो गया नहीं मैनुअल। अब यहां के बाद कुछ देर क्या पढ़ाऊंगा? इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक है तो कैसे भाई? आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिकली कौन सा फॉर्म फाइल करना है? ANF2A फॉर्म करना है फॉर ग्रांट ऑफ IEC। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप जाना है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी जा सकते हैं। उसके लिए बस आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरो, ऑनलाइन ही डिजिटल सिग्नेचर लगाओ और ऑनलाइन फाइल कर दो। 100% ऑनलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% ऑनलाइन। तो देखो यहां तक ये 100% ऑनलाइन है, यहां तक ये 100% ऑनलाइन। अगर आपके पास क्या है एग्जैक्टली डिजिटल सिग्नेचर है तो आपके लिए 100% ऑनलाइन है। लेकिन मान लो अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो 100% ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। लिख रहे हो नहीं ऐसे ऐसे जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो उस केस में अभी सेमी ऑनलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी ऑनलाइन। बताओ सेमी ऑनलाइन कैसे होगा? अब देखो क्या करो, सब यहां से सेमी ऑनलाइन शुरू हो गया।
सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के सबमिट कर दिए। अब वहां से भी एक नया फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपके सिग्नेचर की जरूरत होगी, उस फॉर्म का प्रिंट आउट लीजिए। तो प्रिंट आउट लेते फिजिकल हो गया, फिर उसके ऊपर साइन कीजिए, है ना, और फिर अब उसको अपलोड कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ यहां पर जो हुआ, अब यहां से क्या हो गया, सेमी ऑनलाइन। सेमी ऑनलाइन कैसे हुआ बताओ? फॉर्म तो ऑनलाइन आ गया, लेकिन सिग्नेचर के लिए आपको प्रिंट आउट लेके फिर से वापस उसको अपलोड करना पड़ा। लेकिन मान लो जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर है वो तो पूरा ही ऑनलाइन कर देगा, शुरू से अंत तक, स्टार्ट टू एंड उसका क्या रह जाएगा, ऑनलाइन। ठीक है जी। जनरल रूल ये है कि अगर आपके पास आईईसी नहीं है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, पर इसका कुछ एक्सेप्शन है, तो यहां पर लिखो एक्सेप्शन। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है देखो। सबसे पहला, अगर आप इस ऑर्डर के अंदर फॉल करते हैं, इस ऑर्डर के क्लॉज 3.1 क्लॉज 3.2 में फॉल करते हैं, तो आपको बिना आईईसी के ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने दिया जाएगा। अब उस ऑर्डर का नाम बोलो, ऑर्डर का नाम, फॉरेन ट्रेड एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ रूल इन सर्टेन केसेस ऑर्डर 1993। इसके बताओ कौन कौन से क्लॉज में? क्लॉज 3 सब क्लॉज 1, क्लॉज 3 सब क्लॉज 2। ठीक है, तो इस ऑर्डर के इसमें इस लिस्ट में फॉल करते हो या इस लिस्ट में फॉल करते हो, है ना, तो उस केस में आप बच जाएंगे, उस केस में आप बच जाएंगे। टिक लगा लिया? ठीक है, चलिए अब उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है वो तो पता नहीं। अच्छा, सरकारी लोगों को अलाउ कर दिया है? सरकार ही आपको आईसी देती है, सरकार खुद थोड़ी आईसी लेगी अपने लिए, है कि नहीं, उनको अलाउ कर दिया है। तीसरा, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई सामान लेके आ रहे हैं तो, जैसे मालूम चला कि कोई बच्चा है वो ऐसे घूमने फिरने के लिए मालूम चला बैंकॉक गया, अब बैंकॉक से आते समय अपने लिए कपड़े खरीद के लाया, तो क्या वो आईसी जरूरी है उसके लिए कि ये पर्सनल यूज था? अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, उसके लिए ट्रेड ऑर्डर से जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए। लेकिन मालूम चला तुम्हारा दुकान ही है टी शर्ट का और कपड़ों का, तो वो ट्रेड के लिए माना जाएगा ना, तो फिर पर्सनल यूज नहीं माना जाएगा ना। तो पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए, मतलब आपके ट्रेड से जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए। चलिए अब कुछ रूट बता रहा हूं, उस रूट से अगर तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आईसी की जरूरत नहीं होगी। एक तो नेपाल और म्यांमार। अच्छा, म्यांमार भी जुड़ा हुआ है क्या रोड से? रोड से चले जाता है म्यांमार इंडिया से, बर्मा बोलते हैं ना उसको, म्यांमार को ही बर्मा बोलते हैं ना। बर्मा देश किसको बोलते हैं? म्यांमार को ही तो बोलते हैं शायद, बुद्धिस्ट कंट्री है ना पूरा, वो बर्मा ही है ना। सुनिए, बर्मा का एक और भी नाम था पुराने जमाने में, तुम लोग कुछ मालूम है? बर्मा ही जानते हो बस, एक कोई और भी नाम रहा है उसका। खैर चलो देखो इधर, तो नेपाल और म्यांमार से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से रूट से? इंडो म्यांमार बॉर्डर एरिया। तो यहां तक टिक लगाओ। और कैसे टिक लगाते हैं ये भी थोड़ा सा तुम लोग सीखा करो यार। नेपाल म्यांमार इस रूट से बस। अच्छा, अदर रूट से करोगे तो? अरे बोलो, अदर रूट से करोगे तो आईईसी लगेगा। बात समझ में आया नहीं आया? अच्छा, चाइना से ला रहे हो, चाइना से ला रहे हो, तो चाइना से ला रहे हो तो अगर आप इस रूट से ला रहे हो, गुंजी, नामगाया, शिपकीला, नाथुला, इन पोर्ट से कर रहे हो, तब उस केस में आईईसी की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड सिंगल कंसाइनमेंट जो आ रहा है वो 25,000 रुपए से ज्यादा ना हो। सीआईएफ वैल्यू, कौन सी वैल्यू? सीआईएफ। सीआईएफ का मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, बस उतना ही का जोड़ के 25,000। और अगर ये सिंगल कंसाइनमेंट है, सिंगल कंसाइनमेंट के लिए नाथुला के लिए थोड़ा ज्यादा है, नाथुला के लिए कितना है ये? 1 लाख। तो जल्दी बताओ, नेपाल म्यांमार से ला रहे हो तो इंडो म्यांमार बॉर्डर एरिया से लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। चाइना से ला रहे हो, गुंजी, नामगाया है ना, शिपकीला और नाथुला, 3-4 से लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन नाथुला जो है वहां तो 1 लाख तक भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, खैर जो बच्चा सब पढ़ा हुआ है, कस्टम उस्टम ये सब तो उन लोग के लिए तो छोटी मोटी चीज है।
बताइए, भारत से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, पहले एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? बिल ऑफ लैंडिंग, ये टिक लगाना या एक्सपोर्ट पर टिक लगा लो। बिल ऑफ लैंडिंग या एयरवे बिल जिसके थ्रू जाएगा। उसके बाद कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट करोगे तो बिल ऑफ लैंडिंग तो रहेगा ही, कॉमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट तो होगा ही, बस इस बार उल्टा हो जाएगा, बिल ऑफ एंट्री, चूंकि वो भारत में आएगा ना, अरे इंपोर्ट भारत में आता है ना, तो बिल ऑफ एंट्री। अच्छा, मैंने भी बताया था ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जनरली फ्री है, लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन है ना, तो यहां पे रेस्ट्रिक्शन है, तो रेस्ट्रिक्शन पे टिक लगाओ, लगाओ रेस्ट्रिक्शन पे टिक लगाओ, बॉक्स बनाओ, रेस्ट्रिक्शन पे टिक लगाओ। कोई बात नहीं, मारपीट मत करो, कोई बात नहीं, टूट गया ना, नया आ जाएगा। बगल में उसको देख के गाली गलौज कर रही, क्यों मेरा वो बॉटल तोड़ दिया, बॉटल तोड़ दिया, होता है ऐसा, टूटने के लिए तो बॉटल है, तब तो नया बॉटल आएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? उसके लिए हमें मारपीट करना चाहिए क्या? अच्छा, मारपीट से याद आया, आज का इकोनॉमिक्स टाइम्स कौन पढ़ेगा? ये हालत, मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स को कोई लेने वाला नहीं है मेरे क्लास में, घर ले जाने, अच्छा मतलब वहां रैक पे बिछाएंगे, है ना, उस पर खाना खाएंगे। चलिए रेस्ट्रिक्शन पे टिक लगाओ। रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है सुनो, क्या डीजीएफटी में है, में शैल है या में पे टिक लगाओ। में का मतलब सर अप्रैल के बाद जो आया, फिर दूसरा बचा नहीं, जून से पहले जो आया। में का मतलब उसका मन करे तो क्या वो नोटिफिकेशन निकाल के रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। अच्छा, कब लगा सकता है वो? ABCDEF वाले सिचुएशन को एंश्योर करने के लिए वो चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या लगा सकता है? रोक लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब देखिए क्या पब्लिक मॉरल, अब भारत एक ऐसा देश है जहां पे हमारे रहने का तरीका अलग है। अब कुछ देशों में कुछ चीजें यूज होती हैं जो हमारे देश में यूज नहीं हो सकती हैं, मना है हमारे यहाँ कि आप ये सब चीज यूज नहीं करेंगे, तो अब उसका वहां से इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारे देशवासी को खराबी तो किया जाएगा। हो सकता है पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश हो जहां नशा मतलब अलाउड हो। नशा समझते हैं करते हैं हम, क्या बोलते हैं नशे को? ड्रग्स। क्या कुछ कंट्रीज, शायद कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहां पे वो गलत नहीं माना जाता हो, अब मालूम चला वहां से इंपोर्ट हो रहा है भारत में, क्या उसका रेस्ट्रिक्शन लगा जैसा लगा सकता है? अगला ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ, है ना, मालूम चला कि अफगानिस्तान से बॉम्ब का इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, बॉम्ब का इंपोर्ट करोगे तो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ, इन लोग के लिए दिक्कत है कि नहीं दिक्कत? सरकार करे वो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी बॉम्ब इंपोर्ट करे, ये अजीब बात है कि नहीं? अच्छा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ये जो डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं, जैसे लोग कॉपी करते हैं, जैसे सुना होगा आप लोग के घर वाले बोलते भी होंगे, कभी वो भारत के बाहर जाते होंगे फॉरेन, कहते होंगे कि हम वहां से लैपटॉप खरीद के लाए, वहां सस्ता मिल रहा है। सुने हो कुछ कंट्री में लैपटॉप बहुत सस्ता मिलता है, इंडिया में बहुत महंगा हो जाता है, सुना ना? तो आप बताइए वहां से आप 10-10 लैपटॉप ला रहे हैं बेचने के लिए, ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का कॉन्ट्रावेंशन है कि नहीं कॉन्ट्रावेंशन है? बताओ तो क्या उस पर रोक लगा सकता है? बोलो। आगे कुछ आर्टिस्टिक, हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल मैं बता रहा था। अच्छा, मान चला भारत में से बताइए कोई भारत की कोई ऐसी मूर्ति उड़ती जो बहुत यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति, मान लो कि भगवान महात्मा बुद्ध की मूर्ति है और बहुत जरूरी है हमारे देश में, और उसको एक्सपोर्ट कर दिया उठा के, या उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, बताइए ये गलत है कि नहीं गलत है? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो कोई मंदिर, मस्जिद या नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़ी हुई चीजें हमारे देश में है ना। एक बार मैं थाईलैंड, आप जानते हो कि थाईलैंड है और उसके आसपास फिलीपींस है, ये कंबोडिया है, सुना ये सब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं, है ना, तो ये सब बौद्ध धर्म को मानती हैं। तो एक बार मैं वहां था तो वहां एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि ये जो लॉर्ड बुद्धा हैं, जो भगवान हैं, ये सजाने की चीज नहीं, लेकिन इंडिया में इसको सजाने की चीज समझा जाता है। आप देखिएगा लोग घर में रखते हैं, लोग गिफ्ट करते हैं, बर्थडे गिफ्ट में सबसे ज्यादा ये चलता है, ये छोटे छोटे नहीं होते हैं। एक तो वो भी लाफिंग बुद्धा, भी लाफिंग बुद्धा तो प्योर गिफ्टिंग आइटम है, यहाँ पे नहीं है,
लेकिन हो सकता है कहीं पर वो भगवान माने जाते हो, उसमें भी अलग अलग तरीके हैं। पोटली वाले हैं तो पैसा देंगे, हंस रहे हैं तो ये, बहुत सारे बच्चे उनके ऊपर हैं तो बच्चे आपके घर में बहुत पैदा होंगे। नहीं सुना ये? तुम लोग मालूम ही नहीं है फिर सब। उसी हिसाब से ये लोग खरीदते हैं अपने अपने घर में। लॉर्ड मतलब वो जो लाफिंग बुद्धा है उसके बहुत सारे मतलब हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा वहां पर लिखा हुआ था कि जो बुद्ध भगवान है हमारे और आप उसको सजाने की चीज समझते हैं, ये गलत बात है। गलत बात है। मैंने भी अपने फ्लैट में सजाने के लिए ही एक समय में लाया था कि एक बड़ा सा मूर्ति मैंने रखा हुआ है, लाइट है, उसमें फाउंटेन लगा हुआ है। जानते हैं फाउंटेन उंटेन जोड़ देते हैं, तो घर में मैं फाउंटेन मैंने रखा हुआ है। तो जब मैं वहां से लौटा तो उस दिन से मैंने उनको प्रणाम करना स्टार्ट कर दिया। जब भी पूजा करता हूं तो जैसे माँ दुर्गा को प्रणाम करता हूं तो उनको भी प्रणाम करता हूं। अरे भगवान ही है ना। लेकिन लोग आप देखिएगा हर दुकान में इधर उधर सजाने की चीज समझी जाती है। ये गलत है कि नहीं गलत है? पहले बताइए। किसी का धर्म है वो, है कि नहीं? बहुत धर्म से जुड़े हुए, ऐसे तो इंडिया अजीब सा देश है, देखा जाए तो बहुत सारे धर्म की उत्पत्ति यही हुई है। शायद बौद्ध धर्म भी का भी ओरिजिन इंडिया ही है ना, इंडिया ही है। बौद्ध धर्म का इंडिया ही है, जैन धर्म का इंडिया ही है, और सिख धर्म का भी इंडिया ही है। तो अब फिर भी इंडिया में इतना करप्शन है और इतने बुरे बुरे लोग हैं, इतना हत्या हो रहा है, इतना रेप हो रहा है। बताइए, इतने धर्म का जहां पे ओरिजिन हो वो तो बड़ा धार्मिक देश होना चाहिए था। वहां के लोग कितने अच्छे होने चाहिए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब तो भगवान ही बोल के चले गए कि कलयुग आएगा, तो क्या कहोगे तुम? नहीं, भगवान ही बोले गए थे ना कि एक ऐसा युग आएगा जिसको कलयुग कहा जाएगा और ऐसा ऐसा होगा। हाँ, कभी कभी वो इंडिकेशन देते हैं, ये ले कोरोना, ज्यादा हीरो बनेगा तो समझ ले। देखिए, कोरोना ने ना अमीर देखा ना गरीब देखा, पैसा काम किया कहां वहां, उल्टा ज्यादा अमीर लोग ही मरे। तो ये बात समझ लीजिए, ये इन सब चीजों पे विश्वास करना चाहिए। और मेरा मानना है ज्यादा पाप वाप नहीं करना चाहिए। पाप का जब एक लिमिट हो जाएगा तो फिर से इस पृथ्वी का नाश होगा, और ये होगा जरूर। कितने लोगों को याद था ये बात कि हर 100 साल में आता है ये पैंडेमिक? अच्छा, याद था तो क्यों नहीं बोले थे 2020 में सरकार को जाके? किसी को याद नहीं था। और क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग? मतलब तुम लोग को 2020 में मालूम था कि पैंडेमिक आने वाला है? क्या क्या बोल रही? ये तो अजीब बात है। हर 100 साल में पैंडेमिक आता है और ये प्रूफ हो गया, ये पक्का है। और देखना अभी 2020 निकला है तो 2000 कब आएगा? अब 2120। और देखना 2120 तक जाते जाते लोग फिर भूल जाएंगे और एकाएक टपकेगा ये। हम लोग तो नहीं रहेंगे, हम लोग खुद टपक चुके होंगे। रहेंगे आज से भी, कहां से सोना, मतलब ही नहीं। दूसरा जन्म भी ले लेंगे और उस समय एक्चुअली क्या होता है, इंसान बहुत जल्दी घमंड में आ जाता है। मैं सच में जब कोरोना आया ना तो फिल्म, साउथ की फिल्म समझ, मैं भगवान हूं, है ना, मैं ये हूं, ये कौन बाहुबली फिल्म में, अरे भाई कुछ नहीं हो तुम। इंसान नहीं, मैं भगवान को चैलेंज कर दूंगा, एक कोरोना घुसा ना नाक से और मुंह से, खत्म हो तुम। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? चक्कर क्या होता है, लोग जैसे भारत अभी 100 साल में और डेवलपमेंट होगा तो लोग क्या लगेगा, है कौन क्या कर लेगा, सब बीमारी का इलाज ढूंढ लेंगे। पर आपको मालूम भी नहीं है। अब देखिएगा, मैं तो सोच रहा हूं अभी से लिख दूं जिसमें कि 2120 में लोग मेरा नाम लें, कोई वीडियो बना के कहीं रख देता हूं कि ये वीडियो मेरा 2120 में चलाया जाए और उस समय मुझे लोग राष्ट्रपिता समझे। है क्या? आइडिया तो अच्छा है लेकिन चक्कर है कि जब संसार का नाश हो जाएगा तो रहे। अरे वो तो ठीक ही है, लेकिन ये भी जरूरी है। तो आप, अच्छा चलिए अगला, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा एक बात बताइए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत में कम है, एग्जॉस्ट होती जा रही है, उसको एक्सपोर्ट करोगे? खुद तो है नहीं हमारे पास और एक्सपोर्ट कर देंगे, मामला नहीं बिगड़ जाएगा? अगला, हाँ, ये आर्म्स, एम्यूनेशन और वॉर से जुड़ी हुई चीजें, ये सिर्फ सरकार कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है एटम बम घर में बना रहे हैं हम लोग? चलिए आगे हेडिंग बोलो। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पहले तुम एक काम करो, यहां से लेके यहां तक पढ़ जाओ तो स्पीड में।
अब तुम पढ़ो, ये जरूरी है। सारे बच्चे मुझे लग रहा है 3 बजे का टारगेट लेके चल रहे हैं, है ना? वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। अच्छा 3:30। चलो इसको जल्दी पढ़ जाओ तो जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े? सुनो पहले, सुन लो, बात मत करो। आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े तो उसके लिए जरूरी यह है कि हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट के मामले में इमेज अच्छा रहे, एक्सपोर्टर्स ना ठगे उन लोगों को, दूसरे देश वालों को, है ना? तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा है कि क्वालिटी से जुड़े हुए कंप्लेंट जो आते हैं या ट्रेड से जुड़े हुए जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इसके लिए एक अलग से इसके रेजोल्यूशन, इसके निपटारा के लिए एक अलग से क्या बनाया जाए, डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिससे कि अगर एक तो झगड़ा हो ही ना, अगर हो गया तो जल्दी से उसका निपटारा हो जाए, जिससे हमारा इमेज अच्छा बने। अच्छा लेकिन दूसरा भी होता है, जरूरी कि भारत वाले लोग ही ठगते हैं बाहर वाले को, बाहर वाले लोग भी तो ठग सकते हैं हम लोग को, तो दोनों तरह की कंप्लेंट लिए जाएंगे, हमारे एक्सपोर्टर्स का भी और हमारे इंपोर्टर का भी। इंपोर्टर कहां कंप्लेंट करेंगे, किसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे कि हमें दूसरे देश के फॉरेनर ने ठग लिया। एक्सपोर्टर के खिलाफ क्या कंप्लेंट आएगा, फॉरेनर क्या बोलेंगे कि आपके इंडियन ने मुझे ठग लिया। तो ये सारी चीजों को खत्म करना पड़ेगा। क्वालिटी तभी अच्छा बनेगा जब क्वालिटी से जुड़े हुए जो भी इश्यू अराइज हो उसका जल्द से जल्द निपटारा हो जाए। और जरा बताइए तो क्वालिटी कंप्लेंट या ट्रेड डिस्प्यूट में कौन कौन से कंप्लेंट लिए जाते हैं? पहला कंप्लेंट यह है कि फॉरेनर कंप्लेन कर रहा है कि इंडिया से जो गुड्स गया वो घटिया क्वालिटी का था। कहीं तो जरूर आता होगा सर, इंडिया से जो गया वो कैसे क्वालिटी का गया, घटिया क्वालिटी का गया। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, इंपोर्टर कंप्लेन कर रहे हैं किसके खिलाफ, फॉरेन सप्लायर के खिलाफ, कि उन्होंने भी जो गुड्स हमें भेजा है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं। तो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर बोथ। अच्छा और अनएथिकल कॉमर्शियल डीलिंग्स हुई है इंडिया से, ये तो खूब होता होगा मुझे मालूम है। जैसे सप्लाई नहीं किया, मतलब ऑर्डर ले लिया, पैसा लेके भाग गया, यार सप्लाई नहीं किया, ये तो खूब होता है। बोला था कोई और गुड्स, भेजा कोई और गुड्स। जैसे बहुत बार होता है ना कि घर पे जब खोले तो जूते में एक ही जूता था, दूसरा था ही नहीं। हाँ, उसके बाद पेमेंट नहीं किया, जैसे तुमने इंपोर्ट कर लिया पर उनको पेमेंट नहीं किया, या तुमने एक्सपोर्ट कर दिया उन्होंने तुम्हें पेमेंट नहीं किया। डिलीवरी शेड्यूल, ये इंडिया बहुत पीछे है, इंडिया पंचुअल कंट्री नहीं है, यहां के लोग ना टाइम को नहीं समझते हैं। तो देखिए डिलीवरी शेड्यूल्स को आपने बर्बाद कर दिया। आपने बोला था कि 7 दिन में डिलीवरी दे देंगे, लेकिन आपने 70 दिन का टाइम लगा दिया, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। अब आ जाओ, अब तो ज्यादा बचा नहीं होगा, बस 1.5 पेज, ठीक है। चलो हेडिंग बोलो जल्दी, हेडिंग अगर तुम जल्दी बोलोगे तो काम हो जाएगा। स्टेटस होल्डर, स्टेटस होल्डर। अब सुनिए स्टेटस होल्डर में क्या है, सुनो 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 सुनो। अभी मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो मैंने बोला था कि जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनको इंसेंटिव देना है। क्या देना है? इंसेंटिव। पर याद रखिएगा इंसेंटिव किसको कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि तुमने कितना अच्छा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस किया। हायर द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, हायर देयर विल बी द इंसेंटिव। लोअर द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, लोअर देयर विल बी द इंसेंटिव। यही होगा कि नहीं होगा पहले बताइए। तो सुनिए, किसने कितना एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके हिसाब से स्टेटस मिलता है। क्या मिलता है? स्टेटस। और वो स्टार के रेशियो में मिलता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो देखो मैं दिखाता हूं यहां पे, अगर आपने कितना का ये यूएस डॉलर मिलियन में, $3 मिलियन का अगर आपने एक्सपोर्ट किया है ना? एक्सपोर्ट वैल्यू कौन लेंगे? एफओबी और एफओआर। अभी हम पढ़ेंगे, देखो यहां पे लिखा हुआ है एफओबी एफओआर। एफओबी का मतलब और एफओआर का मतलब, ठीक है, रोड से गया तो क्या हो जाएगा? एफओआर। अब बाकी वो जहाज से गया या एरोप्लेन से गया तो क्या हो जाएगा? बोर्ड। ठीक है, तो वो वैल्यू आपका कितना है? $3 मिलियन। 2 स्टार आपको कब मिलेगा? अगर आपने $25 मिलियन का किया है तो आपको 2 स्टार मिलेगा। $100 मिलियन का अगर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस किया है तो कितना मिलेगा?
3 स्टार। 500 यूएस डॉलर मिलियन का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, कितना मिलेगा 4 स्टार। और 2000 यूएस डॉलर मिलियन का किया है तो क्या मिलेगा आपको 5 स्टार। जितना ज्यादा स्टार मिलेगा उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, बोलो प्रिविलेज मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रिविलेज इंसेंटिव मिलेगा। और ये जितने भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है आपके तरफ से कितने दिन में होने चाहिए, या तो करंट या पिछले 2 सालों में, ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो इसका मतलब करंट प्लस 2 तो सब मिला के 3 हो गए। हाँ, इसका मतलब तो 3 हो गए ना। करंट मतलब करंट वाला भी ऐड होगा और पिछले 2 सालों का भी ऐड होगा, तो सब मिला के कितने हो गए, मतलब 3 तो जरूरी नहीं है। इस मान लो करंट का भी 2 ही महीना बीता तो 2 साल 2 महीने हुए। करंट का 6 महीना बीत गया तो 2 साल 6 महीने हो गए, ऐसे करके। तो जो करंट है वो भी ऐड होगा। हाँ, पिछले 2 साल का तो ऐड होगा ही, पिछले 2 साल का तो ऐड होगा ही। तो पिछले 2 साल प्लस करंट मिला के अगर आपका इस तरीके का परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट में, कितना, ये वाला, तो उसी हिसाब से आपको स्टार दे दिया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। चलिए उसके बाद अच्छा, ये जो वैल्यू लिया जाएगा, ये जो यूएस डॉलर मिलियन मैंने बता दिया क्या होगा, ये एफओबी और एफओआर, फ्री या फ्रेट ऑन बोर्ड या फ्री या फ्रेट ऑन रोड। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, कोई डीम्ड एक्सपोर्ट है, डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब मालूम चला इंडियन रुपीज में एक्सपोर्ट हुआ है, तो इंडियन रुपीज में एक्सपोर्ट जो हुआ तो इंडियन रुपीज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यूएस डॉलर में। तब देखा जाएगा, तब जोड़ा जाएगा, क्योंकि स्टार के लिए तो जरूरी क्या है, यूएस डॉलर। तो इंडियन रुपीज में भी करोगे तो भी आपको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके देख लिया जाएगा। अच्छा, कन्वर्जन रेट कौन सा होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के एक्सचेंज रेट से, जो हर साल 1 अप्रैल को आता है, उस रेट से कन्वर्ट किया जाएगा। तो बताइए आरबीआई वाला रेट से किया जाएगा या सीबीएसई वाले रेट से किया जाएगा, सीबीईसी वाले रेट से किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये एक लाइन लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं स्टेटस मिलना तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपको पिछले 3 में से 2 सालों में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपका दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब लगातार 2 साल है या 3 में से कोई भी 2 साल, 3 में से कोई भी 2 साल। चलिए अब बात आती है कि अगर आप स्टार होल्डर हो गए तो क्या क्या प्रिविलेज मिलेगा। प्रिविलेज के बगल में लिखो इंसेंटिव, प्रिविलेज के बगल में लिखो इंसेंटिव। क्या इंसेंटिव मिलेगा, क्या प्रिविलेज मिलेगा, क्या एडवांटेज होगा, एडवांटेज भी लिख लो। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होगा कि इनको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ही कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियरेंस के लिए इनको सरकार से क्या नहीं करवाना पड़ेगा, आपको चेकिंग नहीं करवाना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर इनका क्लियरेंस हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी स्कीम्स आएंगी एफटीपी के अंदर, उसमें बैंक गारंटी आपको लाने की जरूरत नहीं है। बिना बैंक गारंटी के ही आपको स्कीम्स में हम फायदा दे देंगे। हाँ, अनलेस किसी स्कीम में अलग से लिख देगा नहीं भाई बैंक गारंटी चाहिए तो बात अलग है, पर जनरली इट इज कि अगर आप स्टेटस होल्डर हैं तो आपको बैंक गारंटी लाने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद ये जो है अब किसके लिए है, ये सिर्फ 2 स्टार एंड अबव, टिक लगाओ, है ना, 2 मतलब 1 स्टार वाले के लिए नहीं है ये। वो आराम से क्या बना पाएंगे, एक्सपोर्ट वेयर हाउस भी वो बना पाएंगे। जो बच्चा कस्टम पर है याद होगा, बहुत सारा वेयर हाउस होता है, याद है ना। अभी तो कुछ ही दिन पहले तुम लोगों ने पढ़ा है, अभी तो बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा था, जो बच्चा मॉडल फर्स्ट में है अभी तो ऑनलाइन वो D2H पे चल रहा था ना, अभी कस्टम ही तो खत्म हुआ वहां। आगे स्टेटस होल्डर को हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब प्रायोरिटी दिया जाएगा किस मामले में, उनके कंसाइनमेंट जब भी आएंगे तो उनको सबसे पहले क्लियर किया जाएगा, उनको थोड़ा ज्यादा इज्जत दिया जाएगा। उसके बाद फिर वही बात, अगर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, मतलब आप ट्रेडर नहीं है, आप क्या है, मैन्युफैक्चर, मतलब चीजें मैन्युफैक्चर करके सीधा एक्सपोर्ट कर देते हो, भारत में नहीं भेजते हो, तो आपके लिए भी वही है, सेल्फ सर्टिफाई कर दीजिए और हम उसको मान लेंगे कि आपने जो कहा है वही सही है। तो ये सारा फायदा है अगर आप स्टेटस होल्डर हैं तो। चलिए अब अगला बोलो, अगला पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया, क्या पढ़ा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स,
इलेक्ट्रो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये हालत है तुम लोग का, ऐसे पढ़ते हो तुम लोग? खुल के पढ़ो। 3 बजा नहीं कि बस शॉर्ट फॉर्म में EOU, EHTP, STP, BTP। अब फुल फॉर्म बताओ तुम। सुनो, ये जो है ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये ऐसे यूनिट्स होते, नाम ही ऐसा यूनिट जिसका काम ही 24 घंटे क्या करना है, एक्सपोर्ट। तो ये अपना एंटायर प्रोडक्शन सिर्फ किस में लगाते हैं, ये ओनली फॉर एक्सपोर्ट। पूरा प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे ये बाहर ही भेज देंगे, इंडिया में बेचेंगे नहीं। थोड़ा बहुत अगर इंडिया में बेचना हुआ तो DTA समझते हो तुम लोग, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कहां पढ़े थे, कस्टम में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है ना। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब इंडिया। तो थोड़ा बहुत इंडिया में लोग जैसे वहां से रिजेक्ट हो गया तो इंडिया में बेचेगा, लेकिन जनरली इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरा का पूरा ये एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो इन लोग के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए जाते हैं। जैसे सुनो, ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इनका नाम से लग रहा है क्या बनाते रहेंगे बैठ के, हार्डवेयर बनाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बना के भारत के बाहर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पार्क का मतलब क्या है, ऐसा वाला पार्क जहां पे झाड़ियां उड़ियां हैं, लोग बैठ रहे हैं, किसी को देख के भागने लगे हैं, क्या वो वाला पार्क। पार्क का मतलब एक एरिया, पार्क का मतलब एक एरिया जहां पे इसी तरीके की कंपनीज होंगी। जैसे नोएडा में बहुत सारा EOU है, नोएडा में बहुत सारा EOU सुना होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट खूब, ओखला में खूब होता है, सुना है, ओखला में बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो ये सब पार्क का मतलब एक स्पेसिफाइड प्लेस जहां पे बस यही काम होगा, जिससे इन लोग को फायदा होता है। जिससे इन लोग क्या होता है, फायदा। जैसे मान लीजिए एक CS पार्क बना दिया जाए, उसमें CS इंस्टीट्यूट हो, ICSI, CS से जुड़ी हुई बुक्स का दुकान हो, CS से जुड़े हुए सारे कोचिंग हो। आप बताइए CS के बच्चों के लिए कितना अच्छा हो जाएगा, नहीं अच्छा हो जाएगा। और मेरा मानना काफी ग्रोथ होगा वहां। CS के बच्चों को 10 जगह दौड़ने की जरूरत नहीं होगी, एक ही जगह बच्चे आएंगे, वहीं पढ़ लिए, वहीं ICSI है, वहीं एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए, है ना, वहीं रिजल्ट देख लिए अपना, है ना, रिजल्ट में फेल होने के बाद फिर से वहीं फॉर्म भर लिए तुरंत। तो क्या जल्दी जल्दी हो जाएगा सब कुछ, है ना। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, इन सब चीजों को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को बढ़ावा देना, FDI भारत में खूब आए, और लास्ट में घूम फिर के तो जानते ही हो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा, GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एक स्कीम है, इसको ऐसे बॉक्स बना दो, और एक ये स्कीम है, इसको भी बॉक्स बना दो ऐसे करके। तो 2 स्कीम है, 2 स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। पहले स्कीम का नाम बताओ, MEIS, मर्चेंडाइज बोलते हैं, मर्केंडाइज बोलते हैं, मर्चेंडाइज ही तो बोलते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। जरा बताओ तो इस स्कीम में क्या लगता है, सर्विस को बढ़ावा दिया जा रहा होगा या गुड्स को? ओनली टू गुड्स को। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, भारत में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े, और भारत में जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट, है ना। अब जैसे एग्जांपल, जैसे मालूम चला लक्ष्मी नगर में कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से एक्सपोर्ट करता है, पर यहां से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए रोड नहीं, तो यहां से एक स्पेशल रोड निकाल दिया सीधा एयरपोर्ट। तो आप मैन्युफैक्चर कीजिए और तुरंत कहां पहुंचा दीजिए, एयरपोर्ट। तो क्या जल्दी जल्दी काम होगा, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, कॉस्ट सस्ता होगा, तो बाहर वाले लोग आपसे खरीदेंगे, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इसमें बताइए, इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, क्या चेंजेस किए जाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया इन्वायरमेंट बने। अच्छा, MEIS के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप हों, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, जल्दी बताओ। कौन कौन से गुड्स को इस स्कीम के अंदर लाया जा सकता है? एक तो नोटिफाइड गुड्स या प्रोडक्ट। अब नोटिफाइड कहां है भाई, तो ये है, ये अपेंडिक्स 3B ऑफ अपेंडाइसिस एंड आयात निर्यात फॉर्म्स ऑफ FTP 2015-2020। तो ये लॉ का नाम हो गया या फॉर्म का नाम हो गया। इस फॉर्म के अपेंडिक्स 3B में जाइए, वहां पे जो जो गुड्स नोटिफाइड हैं वो एलिजिबल होंगे।
वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। उसके बाद क्या इस अपेंडिक्स 3B में क्या रिवॉर्ड्स भी होता है कि इस गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, इस गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, इस हिसाब से होता है। बाकी वही स्टेटस होल्डर की तरह कि आपको एक बढ़िया एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए आप जरा देखिए कौन पैसे को कंसीडर किया जाएगा, वो एफओबी वैल्यू जो आपने रियलाइज कर लिया हो और जो आया हो फ्री फॉरेन एक्सचेंज में। अब इंडियन रुपीज में आया तो कहां कुछ फायदा हुआ, लेकिन अगर वो डॉलर में आया है तो हमारा फायदा हुआ। या एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एज गिवन इन द शिपिंग बिल, जो भी लेस हो उसी को कंसीडर किया जाता है। तो बताओ एफओबी वैल्यू दो जगह का, पहला बताइए एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बता दीजिए, एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, और दूसरा है एफओबी वैल्यू ऑफ, नहीं ये तो फ्री फॉरेन एक्सचेंज है, या जो शिपिंग बिल में बताया गया, एक तो नॉर्मल एफओबी या शिपिंग बिल में जो बताया गया, दोनों का जो लोअर होगा वही कंसीडर किया जाएगा और उसी के हिसाब से देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। चलो जैसे मर्चेंडाइज के लिए, ऐसे किसके लिए है, सर्विस के लिए भी है। तो ये एनकरेज करते हैं एक्सपोर्ट, क्या चीज होगा, नोटिफाइड सर्विस। अब सर्विस में कौन कौन आएगा पहले, तो सर्विस में तुम देखो वो था अपेंडिक्स 3B ना, ये कौन है अपेंडिक्स 3D। अपेंडिक्स 3D के अंदर जो जो सर्विसेज का नाम होगा वो यहां पे कवर अप होगा। बताओ तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जनरली। एक तो सर्विस तुम दे रहे हो सीधा दूसरे कंट्री को, इसको बोलते हैं मॉडल 1, क्या बोलते हैं, मॉडल 1 क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। और एक सर्विस तुम कंट्री को ना देके सीधा उस कंट्री के कंज्यूमर को ही दे रहे हो सीधा, तो ये क्या हो गया मॉडल 2, ये हो गया कंजम्पशन अब्रॉड। वैसे मॉडल नहीं, मॉड 1 मॉड 2 है ना, बोथ मॉड्यूल नहीं है यहां, मोड 1 मोड 2। तो मोड 1 में क्या करते हैं, आप सिर्फ कंट्री को दे देते, कंट्री अपना बेचता रहे वहां, और मोड 2 में क्या करते हैं, आप सीधा वहां के कंज्यूमर को ही डायरेक्टली सर्विस पहुंचा देते हैं। तो ये दो होते हैं इस तरीके से। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इस स्कीम के अंदर आ गए तो आपको ये फायदा मिलेगा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है ना, ये आपको तब मिलेगा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आपने कमाया उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, पॉइंट, और जितना पॉइंट मिलेगा उतना ज्यादा टैक्स में बेनिफिट दिया जाएगा। बात समझ में आया ना। चलिए उसके बाद देखो यहां लिखा भी हुआ है कि अगर आप चाहते हैं इस स्कीम में आना, कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहता है इस स्कीम में आना, तो उसका मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कितना होना चाहिए, $, 15,000 होना चाहिए इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिले तो जितना ज्यादा क्या होगा, आप एक्सचेंज लाएंगे भारत के बाहर से भारत में, उतना ही ज्यादा आपको क्रेडिट मिलेगा पॉइंट, और जितना ज्यादा क्रेडिट पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट, ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स में देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आपको क्या दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा इंडिविजुअल सर्विस वाला जो है उनके लिए थोड़ा कम है, कितना है, जैसे प्रोप्राइटर सब है उस सब के लिए कितना है, सिर्फ $10,000 है, लेकिन कंपनी है तो उसके लिए $15,000 है। इतना करेंगे तभी इस स्कीम के अंदर आप आ पाएंगे। इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म।